नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीपीएससी का प्रिपरेशन। तो बीपीएससी के प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। तो आज हम सब लोग पहला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 38th बीपीएससी मतलब 38वां बीपीएससी का है, जो कि 1992 में हुआ था। अभी हाल में ही 2022 में 30 सितंबर को हुआ था 67वां बीपीएससी 67th। तो हम लोग बहुत जल्द यहाँ तक पहुँच जाएंगे। बस आप बने रहिए इस चैनल के साथ, आपको जल्द ही प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स इस चैनल पे मिलेंगे। तो आइए आज पहला क्वेश्चन लेते हैं 38th बीपीएससी का। व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। तो इसका जो 1885 ईस्वी में जो इसका पहला सेशन हुआ था, पहला सेशन जो हुआ था उसमें 72 डेलीगेट्स शामिल हुए थे। 72 डेलीगेट्स शामिल हुए थे और उसमें जो प्रेसिडेंट थे वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी उसके प्रेसिडेंट थे। ए.ओ. ह्यूम जो थे उन्होंने आईएनसी को फाउंड किया था। तो आईएनसी को फाउंड करने वाले थे ए.ओ. ह्यूम। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का हमेशा से नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस ही नहीं था। इसके पहले जो इसका नाम था वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका पहले नाम था 1884 में। लेकिन फिर क्या हुआ, जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने सलाह दिया कि इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया जाए। तो इन्हीं की सलाह मानकर फिर इसका नाम कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ और जिसका पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में। और बॉम्बे में कहाँ हुआ था, अगर ये पूछ दिया जाए तो वो हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसका पहला सेशन जो हुआ था। तो ये सब इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी के सलाह पे इसका नाम किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, और फिर बाद में सेकेंड सेशन में ये बने थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं अपने दूसरे सवाल के बारे में। द ईयर 1919 इन इंडियन हिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू, मतलब 1919 का जो साल है वो भारतीय इतिहास में किस चीज़ से संबंधित है? तो आपके जो ऑप्शंस है वो हैं फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, जो राजधानी थी उसको दिल्ली कैलकाटा से दिल्ली कर दिया गया, इसके लिए फेमस है। जी नहीं। फॉर ट्रेजिडी ऑफ जालियांवाला बाग मैसेकर, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके लिए ये फेमस है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल ये तो 1905 में हुआ था। खिलाफत ये भी 1919 में हुआ था। ये 1911 में हुआ था। तो ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, फॉर ट्रेजिडी ऑफ जालियांवाला बाग मैसेकर। तो एग्जैक्टली ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो इसमें क्या हुआ था, उस दिन वैसाखी का दिन था, वैसाखी डे था। तो उस दिन क्या हुआ था कि रॉलेट एक्ट, एक एक्ट था, उसमें क्या होता था कि बिना ट्रायल के मतलब अरेस्ट कर लिया जाता था। तो खास करके जो प्रो इंडिपेंडेंस जो एक्टिविस्ट थे, जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो उनको क्या था, ब्रिटिशर्स लोग क्या करते थे, बिना ट्रायल के ही अरेस्ट कर लेते थे। तो उसमें दो लीडर को उन लोगों ने अरेस्ट कर रखा था उस टाइम पे। एक थे डॉक्टर सत्यपाल और एक थे सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू। तो इन दोनों को ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर रखा था। तो इन दोनों के रिलीज़ के लिए ही यहाँ पे लोग बैसाखी के दिन प्रोटेस्ट कर रहे थे। बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट था, और जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ पे कोई हिंसा की खबर भी नहीं आई थी। लेकिन फिर भी ब्रिटिशरों ने क्या किया कि इन पे गोलियाँ चलवा दी, ओपन फायर करवा दिया। तो जो गोली चलवाए थे उनका नाम था जनरल डायर, जनरल डायर। लेकिन उस समय जो पंजाब के जो गवर्नर थे वो थे जनरल ओ ड्वायर। ये दोनों नाम बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो ध्यान रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में एक मूवी आई थी सरदार उधम सिंह, जो कि उधम सिंह के जीवन के ऊपर बेस्ड है। तो इन्होंने क्या किया, जब ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय बहुत छोटे थे और उसमें ये भी घायल हुए थे, उधम सिंह भी घायल हुए थे। तो इन्होंने जनरल डायर जो कि गोली चलाने का ऑर्डर दिया,
इसे दोषी ना मानते हुए इन्होंने इसे दोषी माना जो उस समय पंजाब के गवर्नर थे जनरल ओ ड्वायर, और इनको 20 साल के बाद 13 मार्च 1940 को जाकर इंग्लैंड में जाकर इन्हें इनकी हत्या कर दी थी, इन्हें गोली मार दिया था सरदार उधम सिंह जी ने। और इन्हीं के बेस्ड पे, इन्हीं के जीवन के ऊपर ही अभी एक मूवी बनी थी जिसमें विक्की कौशल सरदार उधम सिंह का रोल किए थे। तो ये सब जानकारी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। विच ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर प्लान इज नॉट ट्रू, मतलब सही नहीं है। तो 5 ईयर प्लान क्या है? पहले जो हमारी इकोनॉमी थी वो 5 ईयर प्लान के बेस्ड पे चलती थी, और ये कब से कब हुआ था? 1951 से लेकर 2017 तक। फिर 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो उन्होंने ये प्लानिंग कमीशन जो 5 ईयर प्लान्स बनाती थी उनको, उस प्लानिंग कमीशन को ही स्क्रैच कर दिया, तो अब 5 ईयर प्लान्स नहीं बनते हैं। लेकिन चूंकि 2012 में ही 12वां 5 ईयर प्लान बन चुका था जिसका वैलिडिटी 2017 तक था, इसीलिए 2017 तक चला ये, और उसके बाद फिर ये ख़त्म हो गया 5 ईयर प्लानिंग। तो आपको बताना है जो 5 ईयर प्लान का टाइमिंग था तो इसमें से कौन सा नहीं है। तो पहला जो 5 ईयर प्लान था 1951 से 56, ये बिल्कुल सही है। दूसरा 5 ईयर प्लान 1956 से 1961, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड 1961 से 1966, ये भी सही है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है फोर्थ, 1966 से 1971। ये टाइमिंग बिल्कुल नहीं है, इसलिए क्योंकि 1966 से लेकर 1969 तक यहाँ पे क्या था? 5 ईयर प्लान्स डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, रोक दिया गया था। इसलिए क्योंकि जो थर्ड 5 ईयर प्लान था 1961 से लेकर 1966, ये बहुत ही डिज़ास्ट्रस साबित हुआ था, मतलब बहुत ही फेल हो गया था। इसलिए क्योंकि इसमें जो टारगेट रखा गया था वो था 5.6% अचीव करना जीडीपी, लेकिन हुआ कितना था? सिर्फ 2.4, मतलब आधा भी नहीं हुआ था। और इसका वजह ये था कि 1962 में क्या हुआ था कि इंडिया का चाइना के साथ युद्ध हो गया था, साइनो इंडियन वॉर हो गया था। तो उससे क्या हो जाता है कि रिसोर्सेज पे बहुत इफेक्ट पड़ते हैं। फिर उसके बाद इसके आगे ही नहीं रुका, 1965 में इंडिया का हो गया पाकिस्तान से युद्ध, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो गया था। तो 2 युद्ध आ गए थे इसी थर्ड 5 ईयर प्लान के बीच में, प्लस 1965 में ड्रॉट आ गया था, सूखा पड़ गया था, देश में अकाल पड़ गया था। तो उसके कारण भी क्या हुआ? काफ़ी असर पड़ा था इस 5 ईयर प्लान के ऊपर। तो इसीलिए जब ये 5 ईयर प्लान पूरा डिजास्ट्रस हो गया था थर्ड 5 ईयर प्लान, इसीलिए फोर्थ 5 ईयर प्लान को ना लाकर उस समय सिंगल एक एक साल का प्लान आ रहा था। और एक और बात इसमें जानने लायक ये भी है कि जब 1965 में ड्रॉट आ गया था इंडिया में, तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। उन्होंने किसान को ऐड किया था, किसानों को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अनाज उपजाएं। तो इसीलिए उन्होंने ये नारा इसी टाइम पे दिया था। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक भाषण देते टाइम उन्होंने ये नारा दिया था जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। हु लेड द मूवमेंट फॉर द सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के लिए एक अलग राज्य का आंदोलन, इसका नेतृत्व किसने किया था? आगा खान जी ने किया था, नवाब सलीमुल्लाह ने किया था, लियाकत अली खान ने किया था, या मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था? तो जैसा कि आप यहाँ पे इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये हैं मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने ही पाकिस्तान मतलब एक अलग राज्य बने, एक अलग देश बने, उसके लिए इन्होंने मूवमेंट किया था। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना हमेशा से ऐसे नहीं थे, पहले ये एक बहुत ही सेक्युलर नेता थे। ऐसा इसलिए भी आप कह सकते हैं क्योंकि 1919 में जब खिलाफत आंदोलन हो रहा था तो उस टाइम पे इन्होंने ही महात्मा गांधी जी को मना किया था कि आप खिलाफत आंदोलन से मत जुड़िए। यहाँ पे ये बहुत ही एक सरप्राइजिंग चीज़ थी कि इन्होंने, जबकि दुनिया भर के मुसलमान एक हो रहे थे, तो इन्होंने फिर भी एडवाइस दिया था महात्मा गांधी जी को कि आप खिलाफत आंदोलन से नहीं जुड़िए। लेकिन फिर कुछ समय के बाद इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इन्हें एक अलग देश बनाना ही चाहिए और उसका नाम होगा पाकिस्तान। तो फिर इन्होंने पाकिस्तान के लिए एक अलग राज्य, ये आंदोलन बने, इसका इन्होंने नेतृत्व किया था। तो करेक्ट ऑप्शन डी है, मोहम्मद अली जिन्ना। फिफ्थ क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड कांग्रेस पार्टी पास द प्रपोजल ऑफ पूर्ण स्वराज? पूर्ण स्वराज के लिए कांग्रेस पार्टी ने किस साल प्रस्ताव पारित किया? 1930 आपका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वो है 1930, दूसरा 1929, 1917 या
1911। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1929। 1929 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था वो हुआ था लाहौर में, और इसी टाइम पे ये प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे पारित हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग मनाएंगे इंडिपेंडेंस डे। ना तो सिर्फ इन्होंने खुद ही मतलब कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कहा, बल्कि उन्होंने पूरे देश की जनता से आह्वान किया कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे हम लोगों को मनाना चाहिए। यही डेट बाद में फिर जब संविधान जब बना तो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इस टाइम पे संविधान लागू नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो भी संविधान बनाने वाले जो लोग थे उन्होंने कहा कि क्यों ना हम लोग 2 महीने और रुक जाते हैं और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करेंगे, ताकि क्योंकि पहली बार जब हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाए थे लाहौर सेशन ने पारित करके, वो भी वही डेट था, वो था 26 जनवरी 1930। तो क्यों ना हम लोग 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को लागू करें। तो इसीलिए संविधान को लागू करने के लिए 2 महीने का समय रोक लिया गया था, 2 महीने तक ये लोग रुक गए थे। तो यही वजह थी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1929 ईस्वी में मनाया गया था, मतलब पास किया गया था प्रपोजल पूर्ण स्वराज का। छठा क्वेश्चन, विच फेमस इंडियन लीडर इज नोन एज फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी आप हिंदी में इसे कह सकते हैं सीमांत गांधी, या तो फिर आप कह सकते हैं सरहदी गांधी। ये सब इन्हीं का नाम था। इनके और भी नाम थे, जैसे कि अगर आप बात करें तो बाचा खान, ये इन्हीं का नाम था, बाचा खान, या तो आप बादशाह खान, ये सब इनका नाम था। फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी। तो यहाँ पे प्रश्न यही है कि फ्रंटियर गांधी मतलब ये नेता कौन थे, कौन से ऐसे नेता जो सीमांत गांधी के रूप से के नाम से फेमस हुए। खान अब्दुल गफ्फार खान, अबुल कलाम आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये जो तस्वीर है ये है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। इन्हीं का ये सारा नाम है, चाहे आप सीमांत गांधी कहिए, सरहदी गांधी कहिए, इंग्लिश में आप कहिए फ्रंटियर गांधी, या फिर बाचा खान, बादशाह खान, सब इन्हीं का नाम था। ये आज़ादी की लड़ाई में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे, और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजॉरिटी एक अलग से देश बने। ये चाहते थे कि देश का बंटवारा हो ही नहीं, पूरा जो एक है वो इंडिया बस एक ही देश रहे। लेकिन बाद में कांग्रेस ने जब एक्सेप्ट कर लिया इस प्रपोज़ल को कि हाँ 2 देश बनेगा, तो इन्होंने एक बयान दिया था। बहुत ही उदास हुए थे वो इस फैसले से, कांग्रेस के इस फैसले से कि आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिया इसे। तो इन्होंने एक बयान दिया था, यू हैव थ्रोन अस टू द वुल्व्स, मतलब आपने हमें भेड़ियों के बीच में फेंक दिया है। क्योंकि ये कभी नहीं चाहते थे कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी एक पाकिस्तान अलग बने और हिंदू मेजॉरिटी एक हिंदुस्तान अलग बने, ये नहीं चाहते थे। फिर ये एक चलाते थे, एक ये संस्था चलाते थे, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार। तो बेसिकली ये उसमें वही करते थे, ब्रिटिशरों से लड़ने के लिए जो अलग अलग लोग हथियार अपनाते थे, तो इनकी भी एक संस्था थी खुदाई खिदमतगार। तो ये सब बातें आप याद रखिएगा। इनको फ़क्र अफ़गान भी कहा जाता है, फ़क्र अफ़गान, है ना। और इनको ये एक दूसरे ऐसे मतलब व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया गया था, जो कि बाहरी थे, इंडिया के नहीं थे। तो इनको भारत रत्न दिया गया था 1987 में, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन को देखते हुए जो आज़ादी की लड़ाई में इनका कंट्रीब्यूशन था ये बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए इनको 1987 में भारत रत्न दिया गया था। तो अब बात करते हैं अपने 7वें प्रश्न के बारे में। हु वॉज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो वो यही थे जिनका आप यहाँ पे चेहरा देख रहे हैं। तो कौन है ये आप गेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन है क्लेमेंट एटली, एंथनी एडन, विंस्टन चर्चिल या हेराल्ड विल्सन। तो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट जो हुआ था वो हुआ था सितंबर 1939 में, जब हिटलर ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया था। पोलैंड पे आक्रमण किया था, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, यूके ने, ब्रिटिशर्स ने और फ्रांस ने जर्मनी पे युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था। तो उस टाइम तो हालांकि प्राइम मिनिस्टर थे यूके के नेविल चेम्बरलेन, लेकिन फिर ये क्या हुआ, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, और अगले ही साल नेविल चेम्बरलेन हट गए थे और बन गए थे विंस्टन चर्चिल वहाँ के प्रधानमंत्री। तो ये बन गए थे मई
1940 में। तो द्वितीय विश्व युद्ध का अगर आप कार्यकाल देखेंगे तो 1939 से 1945 तक था, तो ज़्यादा समय तक तो यही रहे थे। विंस्टन चर्चिल ही 1940 से लेकर 1945 तक विंस्टन चर्चिल ही वहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो इसीलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। हालांकि स्टार्टिंग में जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था तो उस समय थे नेविल चेम्बरलेन। 8वां, साइमन कमीशन फर्स्ट केम टू इंडिया इन। साइमन कमीशन पहली बार भारत आए थे, कब आए थे साइमन कमीशन? 1926, 1928, 1939 या 1942? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है 1928। तो हुआ क्या था कि 1919 में एक रिफॉर्म आया था इंडिया में जिसको कहा जाता है मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स। मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स ऐसा इसलिए क्योंकि लॉर्ड मॉन्टेगू ये थे जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ये जो अगर इनका बात करें तो मोंटफोर्ड, तो ये क्या थे? मोंटफोर्ड जो थे ये क्या थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये शॉर्ट में कहा जाता है मोंटफोर्ड। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तो ये उस समय क्या थे? वाइस रॉय थे। तो इसीलिए इसे कहा जाता है मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स। तो ये जो रिफॉर्म जब आया था 1919 में, तो ऐसा फिर कहा गया ब्रिटिशरों के द्वारा कि 10 साल के बाद हम लोग रिव्यू करेंगे कि ये जो रिफॉर्म आया था इसका क्या धरातल पे असर हुआ। तो 10 साल हालांकि ये लोग वेट नहीं किए और 1927 में ये कमेटी गठन कर दिए वही सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक कमेटी गठित हुई 7 मेंबर्स की कि आप इसके बारे में जाकर इंडिया में जांच करें कि ये जो रिफॉर्म हम लोगों ने लागू किया था मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स, इसका धरातल पर क्या असर हुआ है। तो जब ये कमीशन इंडिया आई तो फिर इंडियंस ने देखा कि 7 मेंबर की टीम है, सर जॉन साइमन जिसको लीड कर रहे हैं, लेकिन इसमें इंडियन एक भी नहीं है, सातों के सातों ब्रिटिशर्स हैं। तो इस बात का बहुत विरोध किया गया। उस समय जो भी इंडिया के रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे, चाहे महात्मा गांधी हो, आईएनसी हो, मोहम्मद अली जिन्ना हो, सब लोगों ने, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, सब लोगों ने इसका विरोध किया कि इसमें एक भी इंडियन है ही नहीं। तो इसी विरोध में फिर क्या हुआ था कि जो एक बहुत ही हमारे फेमस लीडर थे लाला लाजपत राय, तो ये क्या कर रहे थे उस समय लाहौर में इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे लाहौर में, क्योंकि अलग अलग जगह कई मोर्चे पे हो रहा था प्रोटेस्ट। तो उस समय फिर क्या हुआ था, इनको पुलिस के मतलब डंडे इनको सर पे लग गया था और इनकी मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय जी का। तो इनको कहा जाता था पंजाब केसरी। इनको जो एक टाइटल दिया गया था वो था पंजाब केसरी। तो याद रखिएगा साइमन कमीशन पहली बार आया था इंडिया 1928। एक कमीशन था 7 मेंबर का जिसका जो मेन जो लीड कर रहे थे वो थे सर जॉन साइमन। हालांकि इसमें एक और मेंबर थे, आप वो भी याद रखिएगा, जिनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, तो ये इसलिए इनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बाद में ये जाकर 1945 में वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं, ब्रिटिश के यूके के प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली। और ये नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत दिल से चाहते थे कि इंडिया को जल्दी से जल्दी आज़ादी दे दिया जाए। कई लोगों का ये भी मानना है कि अगर क्लीमेंट एटली उस समय प्रधानमंत्री नहीं होते जब इंडिया आज़ाद हो रहा था तो शायद इंडिया की आज़ादी में कुछ साल और लग जाते। तो खैर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1928। 9वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। गोबी डिजर्ट ये कहाँ पे लोकेटेड है? गोबी मरुस्थल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? चाइना में है, वेस्ट अफ्रीका में है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में है या साउथ अमेरिका में है? तो ये जो गोबी मरुस्थल है ये चाइना में लोकेटेड है। यहाँ पे आप देखिए ये है गोबी मरुस्थल और ये जो है, ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये है पूरा चाइना, और इसके ऊपर जो है ये है मंगोलिया और उसके ऊपर जो है रसिया। तो चाइना का ये जो चाइना मैंने आपको बताया, तो चाइना के ये नॉर्दर्न पार्ट में हो गया और मंगोलिया के सदर्न पार्ट में हो गया। चूँकि यहाँ पे ऑप्शन में मंगोलिया आपके पास नहीं है, ऑप्शन में सिर्फ चाइना है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा चाइना। तो ऑप्शन ए। अब इसमें और आपको दिखाता हूँ अगले क्वेश्चन में। स्वेज कनाल ये क्या करती है, मतलब किसको जोड़ती है आपस में? स्वेज कनाल जो है किसको जोड़ती है? मेडिटेरेनियन सी विद रेड सी, मतलब जो मेडिटेरेनियन सी है उसको रेड सी से जोड़ती है, या मेडिटेरेनियन सी को कैस्पियन सी से जोड़ती है, या रेड सी को इंडियन ओशियन से जोड़ती है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि स्वेज कैनाल आखिर किसको किससे जोड़ती है। तो आइए इसको मैप के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पे जो सी है वो उसको कहते हैं रेड सी, ठीक है, और कैस्पियन सी इस साइड है।
तो अगर सोचिए यहाँ पे है यूरोप, तो अगर इंडिया को, यहाँ हमारा भारत है इंडिया, अगर इसको यूरोप से व्यापार करना होगा तो कैसे करेंगे व्यापार? क्योंकि अगर यहाँ पे ये है, देखिए स्वेज कनाल, यहाँ पे ये बना हुआ है स्वेज कनाल, जो कि मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से यहाँ पे नहीं था। तो पहले क्या होता था, इंडिया को यहाँ पूरा होते होते, या अफ्रीका से पूरा होते होते यहाँ से फिर जाना पड़ता था यूरोप में व्यापार करने के लिए। तो बहुत ही लंबा पड़ता था, बहुत ही ज़्यादा संसाधनों की खपत होती थी। तो फिर क्या किया गया, 1859 में यहाँ पे एक मैन मेड एक कैनाल बनाया गया, ताकि किसी भी देश को व्यापार करने के लिए यहाँ से सीधा यहाँ घुस जाए मेडिटेरेनियन सी में, और इधर यूरोप से व्यापार कर ले। तो आपको यहाँ पे सवाल में यही पूछा जा रहा है कि ये जो स्वेज कैनाल है किसको जोड़ती है, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से। तो ये मैंने कहा आपको, ये रेड सी है, ये है मेडिटेरेनियन सी, तो किसको, ये यही दोनों को आपस में जोड़ती है स्वेज कनाल, है ना। दूसरा ऑप्शन क्या था, मेडिटेरेनियन सी विद कैस्पियन सी, तो कैस्पियन सी देखिए यहाँ पे है, तो इसको और इसको थोड़ी जोड़ती है, तो ये फिर ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है रेड सी विद इंडियन ओशियन, तो रेड सी तो यहाँ पे है और इंडियन ओशियन तो ऑलरेडी आपस में जुड़ा हुआ है, इंडियन ओशियन आप देख रहे हैं तो ऑलरेडी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ती है। तो आइए इसको और क्लोजली देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है रेड सी और ये है मेडिटेरेनियन सी, और ये जो कैनाल है ये बनाया गया था, पहले यहाँ पे ज़मीन था लेकिन फिर इसको बनाया गया, 10 साल लगे इसे बनाने में, और ये बनकर तैयार हो गया था 1869 में। 1859 में इसे बनाना स्टार्ट किया गया था और 1869 में ये बनकर तैयार हो गया। और ये है पिछले साल एक यहाँ पे एक घटना हुई थी, घटना ये हुई थी कि ये देखिए आप नाम यहाँ पढ़ सकते हैं, एवरग्रीन नाम का एक शिप था। तो क्योंकि ये बहुत ही नैरो पैसेज है, क्योंकि मैन मेड है ऑब्वियसली, बहुत ही नैरो पैसेज है, तो ये जो बहुत बड़ा एक जहाज़ था ये यहाँ पे फंस गया था दोनों तरफ से। तो इसके कारण ये 6 दिन तक यहाँ पे फंसा रहा था, जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम हुई थी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को, क्योंकि ये बहुत ही बिजी रूट है और यहाँ पे 6 दिन चूँकि फंसा रहा था, इसीलिए 400 नाव जो थे इसके पीछे वो फंसे हुए थे और बहुत ही लेट डिलीवरी हुई थी सामानों की। तो ये इतना बड़ा नाव था, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो वज़न था वो तकरीबन 2,20,000 टन था, इसका वजन 2,20,000 टन था। इसके ऊपर जो कंटेनर्स रखे रहते हैं 17,000 से ज़्यादा कंटेनर थे इस एक शिप पे। तो बहुत ही बड़ा भारी जहाज़ था और ये दोनों तरफ से फंस गया था। बाद में इसे टग बोट्स लगा कर इसे हटाया गया और फिर साइड साइड में पानी भरा गया और यहाँ से हटाया गया, क्योंकि रेत में फंस जाता है तो वहाँ से फिर मशीन काम भी नहीं करती है ना, तो फिर इसको हटाया गया। तो ये लास्ट ईयर का एक न्यूज़ था। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक दीजिए, और फिर आगे वीडियो कंटिन्यू होगा। 11वां क्वेश्चन, द एम ऑफ स्टार्टिंग सार्क मूवमेंट वॉज, दक्षेस आंदोलन जो था उसको शुरू करने का क्या उद्देश्य था? नॉट टू इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर, तो ये ऑप्शन गलत है। आर्म पैक्ट, इसमें कोई आर्म पैक्ट नहीं हुआ था। एक्सचेंज ऑफ साइंस एंड कल्चर, ये भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रीजनल कोऑपरेशन। इसका अगर आप फुल फॉर्म ही देखें तो इसका फुल फॉर्म है सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। रीजनल कोऑपरेशन इसके फुल फॉर्म में ही है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर सार्क के मेंबर्स के बारे में आप बात करेंगे तो वो है इंडिया है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, और उसके अलावा मालदीव्स है, और फिर श्रीलंका है। श्रीलंका के अलावा आप देखें तो बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है। ये सब इंडिया के इसमें सार्क के मेंबर है। टोटल 8 मैंने देशों का नाम दिया और 8 देश इसके मेंबर हैं सार्क के। अब बात करते हैं 12वें प्रश्न के बारे में। चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन क्या था? अब मूवमेंट टू स्टॉप अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत है उसको हटाने के लिए कोई मूवमेंट था? बिल्कुल नहीं, गलत है। फिर अगर बात करें अब मूवमेंट टू सेव ट्रीज, पेड़ों को बचाने के लिए एक मूवमेंट था, ये बिल्कुल सही है। एन एसोसिएशन ऑफ डेयरी प्रोडक्शन, ये गलत है, डेयरी प्रोडक्शन के लिए कुछ नहीं था। और फिर नन ऑफ द वे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी, मतलब पेड़ों को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, उसी आंदोलन का नाम दिया गया था चिपको आंदोलन। और इस आंदोलन के जो सबसे मेन लीडर थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। और ये जो स्टार्ट किया गया था आंदोलन वो किया गया था 1973 में। तो इसमें बेसिकली ये किया गया था उत्तराखंड के जो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये किया गया था। तो पहले क्या था कि उत्तराखंड यूपी का ही, मतलब यूपी में ही मिला हुआ था,
फिर 2000 में, सन 2000 में हट गया, उत्तराखंड एक अलग राज्य बन गया यूपी से कटकर। तो गढ़वाल जिले में ये हुआ था, मतलब ये आंदोलन लॉन्च किया गया था, चिपको आंदोलन। इसमें क्या करते थे गांव वाले कि पेड़ों से चिपक जाते थे कि आप पेड़ को नहीं काटिए, नहीं काटिए इस पेड़ को कमर्शियल पर्पस के लिए, इससे वातावरण को बहुत नुकसान होता है। तो ये क्या था, पेड़ों को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था। 13वां क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के अवार्ड ऑफ 1990 वॉज गिवन टू। तो 1990 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया। अब चूंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये एग्ज़ाम हुआ था 1992 में, तो उस समय ये क्वेश्चन रेलेवेंट था, आज के समय तो रेलेवेंट है नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 2022 में किसको मिला दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये हम लोग देख सकते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 1990 में दिया गया था ए नागेश्वर राव को, और 2022 में जो कि अभी करंट में दिया गया था वो दिया गया है आशा पारेख जी को, आशा पारेख जी को। तो आप ये तो ध्यान रख ही सकते हैं, तो करंट अफेयर्स का चीज़ हो गया है। तो आशा पारेख को दिया गया, कब दिया गया है, 2022 में। और ये दिया गया है 68th मतलब 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड जब हुआ, आयोजित हुआ, उसमें इन्हें दिया गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 का। 14वां क्वेश्चन, टीपू सुल्तान सेटअप हिज कैपिटल टू। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बंगलोर या कोयम्बटूर। तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। इनकी जो राजधानी थी टीपू सुल्तान, इन्होंने बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1799 में, 4 मई 1799 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ब्रिटिशरों ने इन्हें मार दिया गया था। इनके जो पिता थे वो थे हैदर अली, हैदर अली। 15वां क्वेश्चन, द विड्थ बिटवीन टू रेल्स ऑफ ब्रॉड गेज इज। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी क्या होती है, 6.5 फीट, 5.5 फीट, 5 फीट या 4.5 फीट। तो ये एक्चुअली होती है 5.5 फीट। एग्जैक्टली अगर देखें तो 5 फीट 6 इंच, जो कि 5.5 फीट होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 16वां, हु कंस्ट्रक्टेड जंतर मंतर। अकबर ने, शाहजहां ने, शिवाजी ने या महाराजा जय सिंह ने। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराजा जय सिंह ने बनवाया था जंतर मंतर। और टोटल 5 जंतर मंतर हैं, टोटल 5 है। कहाँ कहाँ है, एक तो न्यू दिल्ली में है, फिर जयपुर में है, फिर उज्जैन में है, और अगर 2 की बात करें तो एक मथुरा में है और एक वाराणसी में है। तो टोटल 5 जंतर मंतर है, और इसे बनवाया था महाराजा जय सिंह ने। 17वां, द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंट्री ऑफ पेट्रोलियम इज। तो ये उस समय का पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन है अल्जीरिया, ईरान, नाइजीरिया या सऊदी अरबिया। तो उस समय भी क्या, और अभी भी कई सालों तक सऊदी अरबिया ही रहता है टॉप पे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में रसिया ने सऊदी अरबिया को पीछे छोड़ा है तेल एक्सपोर्टिंग के मामले में। हालांकि फिर से सऊदी अरबिया ऊपर आ ही जाएगा, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए है, रसिया ने इसे पीछे छोड़ा है। अब बात करते हैं 18वें प्रश्न के बारे में। आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पे 4 स्टेट्स का नाम दिया गया है। आपको बताना है जो डांस फॉर्म है ये कौन से स्टेट का डांस फॉर्म क्या है। तो असम का जो डांस फॉर्म है वो है बिहू। तो ये ध्यान रखिएगा, असम में एक बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है और वो है बिहू। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में डांस फॉर्म है बुर्रा, बुर्रा। अब अगर हिमाचल प्रदेश का बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो डांस फॉर्म है वो है नाती, और राजस्थान में घूमर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये स्टेट का डांस फॉर्म है, अलग अलग स्टेट्स का। 19वां, आउट ऑफ द अवार्ड्स डिक्लेयर्ड ऑन द रिपब्लिक डे ऑफ 1992। मतलब 1992 का जो गणतंत्र दिवस था उसमें भारत रत्न का अवार्ड किनको किनको दिया गया, JRD टाटा को दिया गया, राजीव गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को, या JRD टाटा और सुभाष चंद्र बोस को, दोनों को दिया गया। तो एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस जी को आज तक भारत रत्न मिला ही नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाता है। राजीव गांधी जी को मिला था 1991 में, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन है JRD टाटा। तो उस साल में क्या है, 1992 में 3 लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। एक तो JRD टाटा हो गए, और दूसरे थे अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद जो हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, और तीसरे थे सत्यजीत रे, जो कि एक बहुत ही फेमस
फिल्म मेकर थे। तो इन तीनों को मिला गया था भारत रत्न। तो भारत रत्न अवार्ड जो है वो इंडिया का मतलब हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड हो सकता है वो यही है, भारत रत्न ही है, जिसका गठन हुआ था 1954 में। और इसमें एक रूल ये है कि एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को ही भारत रत्न का अवार्ड दिया जा सकता है। एक भी आप दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 ही दे सकते हैं, 4 नहीं दे सकते हैं भारत रत्न का अवार्ड। तो अब बात करते हैं अपने 20वें प्रश्न के बारे में। हु अमंग द फॉलोइंग फेमस इंडियन इज नोन एज गुरुदेव? कौन से ऐसे प्रसिद्ध भारतीय थे जिनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता था? रविंद्रनाथ टैगोर, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय या भीमराव अंबेडकर? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। और इनको ये नाम देने वाले जो इंसान थे वो थे ब्रह्म बांधव उपाध्याय। इन्होंने ये इनको नाम दिया था, गुरुदेव का इनको टाइटल दिया था ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने एक्चुअली, सॉरी। और ये इन्होंने दिया था 1901 में। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में कुछ और बात जान लीजिए कि ये पहले एशियन थे, फर्स्ट एशियन टू विन द नोबेल प्राइज। ये पहले इंडियन थे और ये जीते थे 1913 में। और इनके जो बेसिकली ये जीते थे अपने पोएम्स के लिए। इनका पोएम्स का एक संग्रह है जिनका नाम है गीतांजलि। इनमें इनके सारे पोएम्स का संग्रह है और इसी के कारण ये जीते थे पहला नोबेल प्राइज़। तो अगर इसके बारे में और बात करें, इनके जो सॉन्ग्स हैं इनके, उनका जो संग्रह है उसको कहा जाता है रविंद्र संगीत, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर इनका नाम है रविंद्र, तो रविंद्र संगीत इनके जो गानों का कलेक्शन है, सॉन्ग्स का या पोएम्स का कह लीजिए, उसको कहा जाता है रविंद्र संगीत। और ये पहले एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में। और इनके जो पोएम्स का जो सार संग्रह है वो है गीतांजलि। अब बात करते हैं 21वें प्रश्न के बारे में। Whom did महात्मा गांधी एक्सेप्ट हिज पॉलिटिकल गुरु? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी को, मदन मोहन मालवीय जी को, दादा भाई नौरोजी को या गोपाल कृष्ण गोखले जी को? तो महात्मा गांधी जी अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले जी को। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटकर इंडिया आए थे, तो इनको ये सलाह देने वाला कि आप क्यों ना पहले इंडिया का एक चक्कर लगा लीजिए, भारत का एक चक्कर लगा लीजिए, ये सलाह देने वाले भी गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। इनको ये सलाह देने वाले, इसीलिए और भी कई वजहों से इनको ही पॉलिटिकल गुरु माना जाता है महात्मा गांधी जी का। 22वां, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज टू। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक सरकारी योजना है जिसको उस समय लागू किया गया था। तो पंजाब में उग्रवाद जो उस समय चल रहा था, खालिस्तान मूवमेंट, तो उसके आतंक को रोकने के लिए नहीं, ये गलत है। विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए, ये भी गलत है। लड़कियों की विद्यालयी शिक्षा को सुधारने के लिए, जिन्हें वयस्कों को साक्षर बनाने के लिए या प्रोत्साहित करने के लिए, साक्षर होने के लिए, तो ये ऑप्शन सही है। इसके लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड उस समय लॉन्च किया गया था और ये किया गया था 1987 में। तो अब बात करते हैं अपने 23वें प्रश्न के बारे में। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? सरकार की पंचायती राज प्रणाली है, उसकी मुख्य विशेषता क्या क्या है? पहला, ये इसमें 3 तरह की सरकार चलती है। इट हैज़ 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट। इट एम्स एट गिविंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू विलेजेस। तीसरा है, सम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर एज रिप्रेजेंटेटिव्स इन जिला परिषद। मतलब पार्लियामेंट के कुछ जो सांसद हैं वो जिला परिषद में रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हैं। ऑल ऑफ द एबव आर ट्रू। तो इसमें यही करेक्ट ऑप्शन है। इसमें ये तीनों जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है कि इसमें 3 लेयर में चलता है गवर्नमेंट, 3 टियर में चलता है। फिर इसमें क्या है, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस दिया जाता है गाँवों को। फिर कुछ सांसद जो है इसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिला परिषद में। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव आर ट्रू। तो पंचायती राज की जो विशेषताएँ हैं वो ये तीनों ही हैं। 24वां, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द राइट ऑफ। मतलब जो भारतीय संविधान है वो भारत के राष्ट्रपति को क्या अधिकार नहीं देता है? अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो हाँ, प्रधानमंत्री को तो यही अपॉइंट करते हैं, तो ये अधिकार तो है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स इन स्टेट्स।
तो ये अपॉइंट नहीं करते हैं, वो राज्यपाल करते हैं। बीइंग द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये बिल्कुल राष्ट्रपति ही होते हैं। एग्जीक्यूटिंग इमरजेंसी इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, ये भी बिल्कुल यही करते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर इन स्टेट्स, ये राज्य के गवर्नर करते हैं। 25वां, द फर्स्ट बिल फॉर अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टेबल्ड इन, तो जो संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था उसका विधेयक मतलब कब आया था, पहला बिल कब आया था संविधान को संशोधन करने के लिए, 1950, 1951, 1955 या 1958। तो हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और 1951 में ही पहली बार बिल आ गया संविधान को संशोधन करने के लिए। तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। अब वो बिल बेसिकली 2-3 मुद्दों के ऊपर था, जैसे कि पहला तो एक यही था कि फंडामेंटल राइट्स जो है उसका अब्यूज़ हो रहा है, मतलब लोग उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं यहाँ की जनता, तो उसमें थोड़े चेंजेस लाने के लिए भी पहला बिल लाया गया था, और ज़मींदारी में कुछ चेंजेस लाने के लिए भी था। तो पहली बार जो था वो 1951 में ही आया था। 26वां, सिक्किम बिकम अ स्टेट ऑफ इंडिया, सिक्किम भारत का राज्य कब बना था। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, अमेंडमेंट के थ्रू आप बताना है किस अमेंडमेंट के थ्रू ये बना था। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है 36th अमेंडमेंट, 36वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसी के थ्रू ये 1975 में बना था, सिक्किम भारत का एक राज्य बना था। हालांकि सिक्किम जब बना तो उसकी कुछ शर्तें थी और इसीलिए उसको कुछ स्पेशल मतलब पावर्स दिए गए हैं, और वो दिए गए हैं आर्टिकल 371F। तो सिर्फ जम्मू कश्मीर को ये स्पेशल पावर नहीं था, और भी कई स्टेट्स को है, और जो सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनको भी कुछ पावर मिला हुआ है। हालांकि ये कुछ वैसे पावर नहीं है जैसे जम्मू कश्मीर को था, तो ये छोटे छोटे स्पेशल पावर्स हैं। तो सिर्फ सिक्किम जो है उसको मिला हुआ है 371F के थ्रू कुछ स्पेशल पावर्स मिला हुआ है। तो ये 1975 में भारत का एक राज्य बना था अंडर 36th अमेंडमेंट, मतलब 36वां संविधान संशोधन के थ्रू। 27वां प्रश्न, द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें स्वीकृति क्षमता क्या है, मतलब कितने जज वहाँ पे मैक्सिमम हो सकते हैं। तो चूंकि ये 1992 का प्रश्न है तो उस समय के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं 24, 22, 18, 9। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अभी 2022 का जो करंट स्थिति है उसके हिसाब से बात करेंगे। तो अभी क्या है, टोटल 34 स्ट्रेंथ है सैंक्शनड, मतलब मैक्सिमम 34 जज हो सकते हैं। 33 + 1 जो है वो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के 34 जज वहाँ पे हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि ओरिजिनल जब संविधान बना था तो उस समय सिर्फ 10 जज थे एक्सक्लूडिंग CJI, मतलब अगर CJI को भी जोड़ दे तो एक और जोड़ेंगे तो मतलब टोटल 11 था ओरिजिनल संविधान में। फिर क्या हुआ, उसे बढ़ाता गया, समय बढ़ाया गया, मतलब समय समय जैसा समय में केसेस बढ़ता गया तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या भी बढ़ती गई। तो 13 किया गया 1960 में, फिर उसके बाद फिर बढ़ाया गया 17 कर दिया गया 1977 में, फिर उसके बाद कर दिया गया 25 + 1 जो CJI का अलग रहता है वो हो गया 1986 में। इस तरीके से समय समय पे ये बढ़ाया गया। जो लेटेस्ट था वो 33 किया गया, 33 + 1 CJI का अलग से। तो ये जो लेटेस्ट है जो 34 वो किया गया था 2019 में। उसके बाद चूंकि सरकार के पास कोई प्रपोजल नहीं आया है कि आगे और बढ़ाना है, तो अभी फ़िलहाल जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ वो है 34 का, और ये है 2022 के हिसाब से। 28वां प्रश्न, द चेयरमैन ऑफ द कमिटी सेटअप फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया वॉज, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे। बलवंत राय मेहता जी थे, BR अम्बेडकर थे, जस्टिस कृष्ण अय्यर थे, या बाबू जगजीवन राम थे। तो इनमें से वो कौन थे जो कि पंचायती राज की अनुशंसा के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे। तो वो थे बलवंत राय मेहता, यही उसके मतलब अध्यक्ष थे। और ये हुआ था, पंचायती राज को लाया गया था 73rd अमेंडमेंट 1992 में पंचायती राज को लाया गया था। और इसमें क्या है, 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट होता है, 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर विलेज लेवल पे बात करेंगे, विलेज लेवल पे, तो उसमें क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है। अक्सर हम लोग देखते रहते हैं कि ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं। फिर अगर देखें तो ब्लॉक लेवल पे होता है पंचायत समिति, पंचायत समिति होता है ब्लॉक लेवल पे। लेकिन एक होता है जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, जिला परिषद, जिला परिषद। तो इसी तरीके से ये 3 टियर होते हैं गवर्नमेंट के इसमें पंचायती राज में।
अब बात करते हैं 29वें प्रश्न के बारे में। हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान। तो मैंने आपको आज के वीडियो में ही पहले बताया है, वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि उन्होंने दिया था 1965 में, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था। तो रामलीला मैदान में उन्होंने दिया था एक भाषण के दौरान। इसमें बेसिकली किसानों को मोटिवेट करने के लिए स्लोगन दिया गया था। 30वां, रिगार्डिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स पूछ रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। कैंडिडेट शुड हैव द मिनिमम एज ऑफ 35 ईयर्स, ये बिल्कुल सही है। वाइस प्रेसिडेंट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बिल्कुल, ये मतलब पदेन चेयरमैन होते एक्स ऑफिसियो, मतलब जो भी वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। वाइस प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भी सही है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और दूसरे प्रेसिडेंट थे भारत के। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 31वां, इफ अ फाइनेंस बिल इज एक्सेप्टेड इन लोकसभा राज्यसभा कैन चेक इट मैक्सिमम अप टू। मतलब अगर कोई वित्त विधेयक है तो लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो गया है, तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितना दिन रोक सकती है। तो वो अधिक से अधिक रोक सकती है 14 दिनों तक, और वो अपना कुछ रिकमेंडेशन दे सकती है राज्यसभा। हालांकि वो लोकसभा के पास अधिकार है कि वो माने या ना माने। तो राज्यसभा अगर 14 दिन तक इसे रोक ली है तो ऑटोमेटिकली फिर वो वापस लोकसभा में आ जाएगी और उसे पास माना जाएगा। राज्यसभा के पास कोई खास पावर नहीं होता है इस विधेयक में, वित्त विधेयक में, फाइनेंस बिल में राज्यसभा के पास कोई खास पावर नहीं होता है। तो अब बात करते हैं, और इसमें एक और बात जान लीजिए कि फाइनेंस बिल को पास कराने के लिए ज्वाइंट सिटिंग करने का भी कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अगर सत्ता में है तो ऑटोमेटिकली फाइनेंस बिल पास हो ही जाता है। अब बात करते हैं 32वें प्रश्न के बारे में। अ बिल फॉर द अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी टेबल्ड इन। मतलब अगर संविधान में संशोधन लाना है तो उसके लिए बिल लाना जो होता है, बिल जो लाते हैं संसद में, तो वो किस में ला सकते हैं। सिर्फ लोकसभा में, सिर्फ राज्यसभा में, या लोकसभा या राज्यसभा में, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो कहाँ बिल लाया जाता है संविधान में संशोधन करने के लिए। तो ये एक्चुअली दोनों जगह आप ला सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि कोई मिनिस्टर ही कोई बिल लाएंगे, एक कोई प्राइवेट मेंबर हैं वो भी संविधान में संशोधन के लिए बिल ला सकते हैं। वो अलग बात है कि वो बिल उससे पास हो पाएगा या नहीं, ज़रूरी जो जितनी मेजॉरिटी होती हैं वो सपोर्ट करेंगे नहीं बिल में, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक प्राइवेट मेंबर भी बिल ला सकते हैं संविधान के संशोधन करने के लिए। 33वां, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज़ इट्स जुरिस्डिक्शन अप टू मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन ऐसे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है जिनके पास एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए न्याय प्रशासन देख सकते हैं, मतलब उनको हक है देखने का। तो वो कौन है। इलाहाबाद हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट है, या महाराष्ट्र हाई कोर्ट है। चूँकि इंडिया में अभी 25 हाई कोर्ट्स हैं, लेकिन अगर इंडिया में स्टेट्स की बात करें तो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज भी हैं अभी के हिसाब से, 2022 के हिसाब से। तो टोटल हो जाते हैं 36, हाई कोर्ट से 25। तो डेफिनेटली कुछ हाई कोर्ट्स के पास एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शन होता है कि आप एक राज्य नहीं 2 राज्य को देखें, या एक राज्य प्लस कुछ यूनियन टेरिटरीज़ को भी देखें, तो ये हाई कोर्ट्स के पास पावर होता है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट। इसके पास और भी कई स्टेट्स के जुरिस्डिक्शन है, जैसे कि अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का भी जुरिस्डिक्शन है गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास। और अगर बात करें तो मिजोरम, इस राज्य का भी जुरिस्डिक्शन जो है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास ही है। नागालैंड, इस राज्य का भी जुरिस्डिक्शन गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास ही है। तो इस तरीके से गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास एक्चुअली टोटल 4 राज्य का जुरिस्डिक्शन है। अब बात करते हैं अपने 34वें प्रश्न के बारे में। फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड एट। पहले जो एशियाई खेल हुए थे वो कहाँ हुए थे। बीजिंग मतलब चाइना में हुए थे, टोक्यो मतलब जापान, दिल्ली इंडिया, या कोलंबो मतलब श्रीलंका। कहाँ हुआ था पहला एशियाई खेल। तो पहला एशियाई खेल हुआ था दिल्ली में, और ये हुआ था 1951 में। और इसमें टोटल 11 टीम्स पार्टिसिपेट की थी उस समय 1951 में। जो सब मेडल टैली में जो सबसे ऊपर था वो था जापान, जिसके पास 60 मेडल थे। दूसरे नंबर पे थी दिल्ली मतलब इंडिया 51 मेडल उस साल लेकर आई थी। तो जो प्रथम एशियाई खेल थे वो हुए थे दिल्ली में।
35वां प्रश्न, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, मतलब जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें अगर कोई भी विवाद है तो वो किसके पास रेफर किया जाता है उस विवाद को सुलझाने के लिए? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो वो सीधा जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ही इसका सॉल्यूशन होता है कोई भी विवाद का। तो ये जो है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ही जाएगा, ये एक्चुअली है आर्टिकल 71 में, ऐसा ये लिखा हुआ प्रावधान है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। 36वां, लक्षद्वीप आइलैंड इज सिचुएटेड एट, लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? इन साउथ वेस्ट इंडिया, इन साउथ इंडिया, इन साउथ ईस्ट इंडिया, या इन ईस्ट इंडिया नियर वेस्ट बंगाल? तो साउथ इंडिया में तो है नहीं, साउथ ईस्ट इंडिया में तो देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप हो जाएगा, तो ये भी गलत है। इन ईस्ट इंडिया और वेस्ट बंगाल ये भी गलत है। जो तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है साउथ वेस्ट इंडिया, मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है लक्षद्वीप टापू। 27वां, 2 अमेरिकन सिटीजन्स बॉर्न इन इंडिया हु गोट नोबेल प्राइज फॉर साइंस, भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है वो थे, तो वो कौन थे? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा हरगोविंद खुराना जी और एस चंद्रशेखर जी को मिला था। तो इनको मिला था 1968 में मिला था हरगोविंद खुराना जी को, और जो दूसरे हैं एस चंद्रशेखर जी उनको मिला था 1983 में। तो यही है वो 2 अमेरिकी नागरिक जिनको विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, जो जिनका जन्म भारत में हुआ था। ओजोन लेयर ट्रेसेस, ओजोन लेयर क्या बताता है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन बताता है अंटार्कटिका का, बिल्कुल गलत है। मॉडर्न इन्वेंशन डन ऑन द प्लेनेट सेटर्न, ये भी गलत है। द लेयर ऑफ अबाउट 10 to 20 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, बिलो नहीं, बिल्कुल अबव ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, 15 से 20 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ओजोन लेयर यही बताता है। 39वां, द वेट ऑफ एन अडल्ट इंडियन एलिफेंट, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार कितना होता है? लगभग 500 kg, 1000 kg, 5000 kg या 10,000 kg? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1000 kg होता है एक वयस्क हाथी का वेट। साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन इज फेमस फॉर, अल्बर्ट आइंस्टीन किस लिए प्रसिद्ध हैं? द इंटरप्रिटेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल नहीं, गलत है ये। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाँ इसके लिए फेमस है। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताने के लिए फेमस है, और साथ साथ इनका एक और था, वो था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके लिए भी ये फेमस है, और इनको भी नोबेल प्राइज़ मिल चुका है अल्बर्ट आइंस्टाइन को। अब बात करते हैं 41वें प्रश्न के बारे में। द लाइट इमिटेड फ्रॉम सन टेक टाइम टू रीच ऑन अर्थ, मतलब सूर्य से जो चला है प्रकाश वो पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? 8 सेकेंड, 1 सेकेंड, 8 मिनट या 24 मिनट? तो चूँकि एक्चुअल में लेता है 8 मिनट 20 सेकेंड, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन है नहीं, तो जो क्लोज ऑप्शन है ऑप्शन सी वो हो जाएगा 8 मिनट। तो अब बात करते हैं 42वें प्रश्न के बारे में। द ग्लोरी ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन स्पेस साइंस इज ड्यू टू, तो इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है। इंडिया में अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किन्हें जाता है? एस भटनागर जी को, विक्रम साराभाई जी को, एस कासिम जी को, या CV रमन जी को? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम साराभाई, इन्हीं को जाता है अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान पे जो विकास हुआ उसका श्रेय जाता है विक्रम साराभाई जी को। 43, चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज, तो चूंकि ये 1992 का प्रश्न है, जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, तो उस टाइम जो थे वो अलग थे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं जो अभी लेटेस्ट में है तो उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अभी लेटेस्ट में जो है इंडिया के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो हैं जगदीश कुमार जी, ये अभी हैं इंडिया के अभी के UGC के चेयरमैन हैं। 44वां, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, तो किस लिए दिया जाता है कलिंग पुरस्कार आपको ये बताना है। फॉर द बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर, फॉर पॉपुलराइजिंग द साइंस, फॉर डेवलपिंग कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, साइंस को पॉपुलराइज करने के लिए ही दिया जाता है कलिंग पुरस्कार, और ये साल में
2 बार दिया जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है बाई एनियली, मतलब साल में 2 बार। 45वां, स्टेनलेस स्टील। अक्सर हम देखते हैं प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है स्टेनलेस स्टील इज़ एन अलॉय ऑफ। स्टेनलेस स्टील जो है वो मिश्र धातु है, मतलब किसको किसको मिक्स करके ये बनाया जाता है। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आयरन और क्रोमियम को मिलाया जाता है तब बनता है स्टेनलेस स्टील, और कुछ केसेस में इसमें निकल को भी मिलाया जाता है, स्टेनलेस स्टील बनता है, उसमें निकल भी मिला होता है, और कुछ अलग सब्सटेंसेस भी होते हैं जो कि कुछ केसेस में होते हैं। तो मेन जो है वो होता है आयरन और क्रोमियम। 46वां, बछेंद्री पाल इज अ नेम वेल नोन टू वन ऑफ द विच फॉलोइंग फैकल्टी। बछेंद्री पाल जो है वो निम्न क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है, तो वो किस क्षेत्र में है? स्पोर्ट्स में है, म्यूजिक में है, डांस में है, या माउंटेनियरिंग में है, मतलब पर्वतारोही में है। तो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये एक बहुत ही फेमस पर्वतारोही हैं, और इनके नाम पर रिकॉर्ड है कि इन्होंने क्या किया था, 1984 में ये पहली भारतीय महिला बनी थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी थी जो कि माउंट एवरेस्ट को फतह की थी। माउंट एवरेस्ट को फतह की थी, ये पहली भारतीय महिला थी, और ये कारनामा इन्होंने किया था 1984 में। द ऑथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम, ये एक बुक है, तो इसके ऑथर कौन थे? अभी भी हैं जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, या नयनतारा सहगल। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है अबुल कलाम आज़ाद, यही इनके इंडिया विंस ऑफ फ्रीडम के लेखक हैं। 48वां, द ऑथर ऑफ द बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन, ये भी बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन, इसके ऑथर या लेखक कौन है? निराज सिंह चौधरी, खुशवंत सिंह, कमला दास, या बलवंत जॉर्ज। तो कौन है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा नीरज सिंह चौधरी, जो कि इसके ऑथर हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन। थॉमस कप, ये जो अवार्ड है ये किस खेल के लिए दिया जाता है? टेनिस के लिए, फुटबॉल के लिए, गोल्फ के लिए, या बैडमिंटन के लिए? तो ये दिया जाता है बैडमिंटन के लिए। जो थॉमस कप अवार्ड है ये बैडमिंटन में जो विजेता होते हैं या उसके लिए दिया जाता है। 50वां, द लैंग्वेज दैट इज़ स्पोकन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल ऑफ इंडियन नेक्स्ट टू हिंदी, मतलब हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा इंडिया में क्या है? मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, या उर्दू है? तो एक्चुअली अगर बात करें तो हिंदी को 43.63% लोग हिंदी बोलते हैं इंडिया में। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो कोई भाषा है वो है बंगाली, जो कि 8.03% बोलते हैं, लेकिन चूंकि बंगाली तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो जो थर्ड नंबर हम लोग वो देखेंगे तो थर्ड नंबर पे है मराठी, और ये बोलते हैं 6.86% के लगभग लोग बोलते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदी के बाद बंगाली और बंगाली के बाद मराठी। चूँकि बंगाली ऑप्शन में है नहीं इसलिए मराठी हम लोग चुनेंगे। तो यही थे वो 50 प्रश्न। बाकी के जो प्रश्न है 1992 के, जो मैंने क्वेश्चन पेपर उठाया है 1992 का, इसका जो बाकी का प्रश्न है वो मैं लेक्चर 2 में या सेकंड क्लास में लेकर आऊँगा, बाकी का जो इसका क्वेश्चन है। तो फिर मिलते हैं आपसे, और चैनल को तब तक प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों ने कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू so much।